हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरगर। जैसा आपको पता है कि हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है और सेकंड चैप्टर का भी हमने ऑलमोस्ट 30-40% कंप्लीट किया हुआ है। तो जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो कि स्टेज 2 है आपके डाटा मेथड्स का। ठीक है, और इससे पहले समझने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी आप कभी स्कूल के लिए निकलते हो या जब भी कोई आपके घर में से ऑफिस के लिए निकलता है, किसी और काम के लिए निकलता है, बहुत टाइम्स में आपने ऐसा देखा होगा कि आपको डांट पड़ती है। किस वजह से? कि आपको अपनी चीज़ें टाइम पे नहीं मिल पाती। कभी कभी आप बुक खो देते हो अपने ही घर में, वो कहीं खोई नहीं होती है बल्कि वो आपने इधर उधर रख दी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको डांट पड़ती है। वो असल में होता क्या है, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को नहीं रखते, दैट्स वाई आपको डांट पड़ती ही है। ठीक है, और डांट अच्छी भी होती है मनी टाइम्स, डांट पड़नी भी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखना एक अच्छी आदत है, बेस्ट मैनर है। अब यहाँ पे डाटा की भी यही एग्जांपल है। डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो एक रॉ फॉर्म में होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता। और जब भी हमें कोई कंक्लूजन निकालना हो, जब भी हमें कोई आंसर निकालना हो, जब भी हम डाटा को इंटरप्रेट करना हो, हमें प्रेजेंट करना हो किसी के सामने, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे रॉ फॉर्म में किसी के सामने नहीं रख सकते। उसे हम क्या करना पड़ता है, हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। दैट्स वाई सेकंड स्टेज ये रखा गया है। पहला था कलेक्शन, ठीक है, कैसे कलेक्ट करते हो, दूसरा फिर उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि ऑर्गेनाइजेशन की क्यों जरूरत है। अब डाटा को भी ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके, हमारे आंसर्स जल्दी से आ सके। तो हमारा टॉपिक जो आज का होने वाला है वो होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो स्टार्ट हम यहां से करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है बेटा, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा nicely to get the conclusions in a simpler and better way। याद रखिएगा बेटा, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है। तो कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डाटा को। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या करने के लिए? टू गेट द कंक्लूजन्स इन अ सिंपलर एंड बेटर वे, ताकि आप कंक्लूजन तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, जो भी आप कंक्लूजन निकालना चाहते हैं डाटा से, वहां तक आप जल्दी पहुंच सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को। तो याद रखिएगा, डाटा जो है, ठीक है, उसे ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपको मैं ऐसे दिखा दूं कि आपके पास 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स, ठीक है, आए हैं। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, समझ लीजिए कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हम लेते हैं यहाँ पे कि 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे आए हैं 300, 304, 298, 296, 341, ठीक है, ऐसे 350, 400, 450, 460, 470, तो ऐसे मार्क्स आए हैं, सो ऑन, ऐसे मार्क्स आए हैं। अब इसे पढ़ने के लिए, ठीक है, जब मुझे कंक्लूजन निकालना हो कि 400 से ज्यादा किसके मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स के 400 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, कौन सा स्टूडेंट ग्रेड ए से पास हुआ है, कौन सा स्टूडेंट ग्रेड बी से पास हुआ है, कौन सा स्टूडेंट ग्रेड सी से पास हुआ है, तो ऐसे रॉ फॉर्म में पता चलना बहुत इंपॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी डाटा को, सिर्फ मार्क्स को नहीं, किसी भी डाटा को। यानी अगर आपके पास सेंसस ऑफ इंडिया है, फॉर एग्जांपल, हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस है। अब इस पॉपुलेशन सेंसस में क्या है, आपको पता है कि डाइवर्स हमारे पास पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। ठीक है, अब उस पॉपुलेशन को क्या करना है? पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों रखना है? ताकि जल्दी से पता चल सके। अगर मैं आपको बोलूं जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर जल्दी से कर सको, ताकि क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप रखोगे तो आंसर जल्दी कर पाओगे। ऐसे में आपको बोलूं कि आपके पास जो भी पॉपुलेशन सेंसस है उसमें वुमेन्स कितने हैं, मेंस कितने हैं, ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, ठीक है, ऐसे चाइल्ड्स कितने हैं, ठीक है, एडल्ट्स कितने हैं उसमें से। तो ऐसे जब हम क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को, तो अब आपको, जब मैं क्लासिफाई करके रखता हूं पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन में सारे आते हैं, वुमेन्स, मेन, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, चाइल्ड्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, तो हर एक चीज को मिक्स करके रखा जाता है, रॉ फॉर्म में होता है हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस। लेकिन इस पॉपुलेशन सेंसस को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी वुमेन्स को अलग रखा जाए, वो मेंस को अलग रखा जाए,
ट्रांसजेंडर्स को अलग ग्रुप में रखा जाए, चाइल्ड्स को अलग ग्रुप में रखा जाए, एडल्ट्स को अलग ग्रुप में रखा जाए, एम्प्लॉयड पर्सन्स को अलग ग्रुप में रखा जाए, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को अलग ग्रुप में रखा जाए। तो इससे होता क्या है बेटा, इससे आप जल्दी से आंसर कर पाओगे कि हमारी कंट्री में मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास, एडल्ट्स कितने हैं, उनमें से एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं। यानी अब जो मैंने डाटा ऑर्गेनाइज किया, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मेरा आंसर जो है या कंक्लूजन जो है वो सिंपली मेरे सामने आया और इन अ बेटर वे आया, बेस्ट वे में आया, ठीक है, और मैं आंसर जल्दी कर पाया। अब आपकी एग्जांपल में और एक देता हूं आपको कि आपके घर में एक कबर्ड है, ठीक है, इस कबर्ड में क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारी स्पेस होती है, अलग अलग स्पेस होती है। तो आप इसमें क्लॉथ्स रखते हैं, ठीक है, क्लॉथ्स रखे एक में या शूज रखे दूसरे में, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी आपके पास आइटम्स है, परफ्यूम्स वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें। अब जब आप इन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं तो आपको पता ही है कि ये वाला बॉक्स खोलूं तो यहां से परफ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। तो अब आप कंक्लूजन तक जल्दी पहुंचे। अगर मैं आपसे अब कहूंगा आपके घर आके कि सर मुझे परफ्यूम चाहिए, ठीक है, तो मैं कौन सा बॉक्स खोलूंगा, ये वाला बॉक्स। लेकिन अब अगर मैंने इनको इन्हें जंबलिंग वे रखा होता, जंबलिंग वे, ठीक है, रॉ डाटा में रखा होता, रॉ फॉर्म में रखा होता इनको, तो रॉ फॉर्म में होने की वजह से क्या होता, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता क्या करने के लिए, परफ्यूम ढूंढने के लिए, या छोटी सी छोटी चीज निकालने के लिए कभी कभी कबर्ड से हमें बहुत टाइम लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा होता। वैसे ही डाटा के साथ भी होता है कि जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखते तो जो भी आपको कंक्लूजन निकालना हो बेटा, वो कंक्लूजन क्या नहीं निकल पाता, सिंपलर वे में और बेटर वे में जल्दी से जल्दी हमें नहीं मिल पाता। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत क्यों है, तो याद रखिएगा यहां पे कि डाटा इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हमारे कंक्लूजन्स जल्दी से जल्दी इन सिंपलर वे हमारे सामने आए और इन बेटर वे आए, ठीक है, खूबसूरती से हमारे सामने आए। अब ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है डाटा को, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, पहले क्लासिफिकेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइज आप तब करोगे जब आप क्लासिफाई करके रखोगे चीजों को, क्लासिफिकेशन। तो इसके बाद जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। उसको पढ़ने से पहले फिर से एक बार समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता है क्या है। तो मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम चीजों को बेटर वे में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारा कंक्लूजन सिंपलर वे में और इन अ बेटर वे हमारे सामने आए, जिसकी मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी बेटा, ठीक है। अब इस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, जब आप डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, आपको डाटा को जरूरी क्या करना होगा, क्लासिफाई करना होगा कि ये आइटम और ये आइटम, ठीक है, ऐसे ऐसे आइटम्स हिसाब से। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है हमें, इसके लिए हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं, क्यों डाटा को क्लासिफाई किया जाता है। अब डाटा की क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन के एक ही डेफिनेशन है आपके पास कि डाटा को ऑर्गेनाइज भी इसीलिए किया जाता है ताकि कंक्लूजन तक जल्दी पहुंचा जा सके, और डाटा को क्लासिफाई भी इसीलिए किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, ताकि हम जल्दी से कंक्लूजन तक पहुंच सके। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज दैट प्रोसेस, ठीक है, इज दैट प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है इन विच द डाटा इज क्लासिफाइड, जिसमें क्या किया जाता है, डाटा को क्या किया जाता है, डाटा इज क्लासिफाइड, इसमें डाटा को क्या किया जाता है, क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स। याद रखिएगा अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डाटा को क्लासिफाई करके रखा जाता है टू गेट द कंक्लूजन्स, टू गेट द कंक्लूजन्स इन ए सिंपलर वे। याद रखिएगा इन ए सिंपलर वे, याद रखिएगा बेटा। फिर से वही मैंने आपको बोला था कि एक ही डेफिनेशन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वो प्रोसेस होता है बेटा जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं चीजों को डिफरेंट ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। क्या, क्यों, टू गेट द कंक्लूजन इन अ सिंपलर वे, जल्दी से आराम से क्या पहुंचा जा सके, कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, यहां पे फिर से एक बार समझाता हूं कि अगर आपके घर में अलमीरा है आपके कमरे में, तो उस अलमीरा में आपको डिफरेंट स्पेसेस दिखेंगी, और डिफरेंट स्पेस में आप इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप डिफरेंट चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करके रखें। अब अगर क्लॉथ्स के लिए एक है, ठीक है, ऐसे परफ्यूम्स के लिए दूसरा है, बैग्स के लिए तीसरा है, बुक्स के लिए और एक शेल्फ है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से अपनी चीजों को रखोगे तो आपको क्या होगा, जब भी आपको कोई बुक मांगने आए तो आप इस शेल्फ से निकाल के दे दोगे उसे आराम से, आसानी से, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने डाटा को क्लासिफाई या आपने चीजों को क्लासिफाई करके रखा हुआ है। वैसे ही डाटा के साथ भी होता है कि जब मैं डाटा की बात करता हूं बेटा, तो डाटा की एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि मेरे पास जो है, मेरे पास पॉपुलेशन सेंसस है बेटा। इस पॉपुलेशन सेंसस को मुझे क्या करना है, इस पॉपुलेशन सेंसस को मुझे
या पॉपुलेशन सेंसस में डाटा जो आया है, इसे ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई करना है मुझे। अब क्लासिफाई कैसे करता हूं मैं? वुमेन्स को अलग रखता हूं, मेंस को अलग रखता हूं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को अलग रखता हूं, ऐसे एडल्ट्स को अलग रखता हूं, चिल्ड्रंस को अलग रखता हूं, एम्प्लॉयड को अलग रखता हूं, अनएम्प्लॉयड्स को अलग रखता हूं। तो जब मैं ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बने ना यहाँ पे बेटा, तो अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये वुमेन्स का ग्रुप है, ये मेंस का ग्रुप है, ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप है, ठीक है, ऐसे आपके पास एडल्ट्स का ग्रुप है, चिल्ड्रंस का ग्रुप है, एम्प्लॉयड पर्संस का ग्रुप है और अनएम्प्लॉयड पर्संस का ग्रुप है। तो हमने ग्रुपिंग में क्या किया है? क्लासिफाई किया हुआ है, डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हमारे डाटा को। अब आप कंक्लूजन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि वुमेन्स हमारी कंट्री में 5 हैं, ठीक है, मेंस हमारी कंट्री में 10 है, ऐसे ट्रांसजेंडर्स 3 है, ठीक है, एडल्ट्स उनमें से 17 है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। एडल्ट्स इसमें 17, सॉरी एडल्ट्स इसमें, हाँ 17 है इसमें एडल्ट्स, इसमें चिल्ड्रंस हमारी कंट्री में ऐसे समझ लीजिए कि 10 है, ये है 4 और ये है 3, ऐसे समझ लीजिए। तो अब आपको अगर कोई भी आंसर निकालना हो, आपको कोई भी कंक्लूजन निकालना हो, इससे आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। कैसे कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं? कि हमारे पास वुमेन्स कितनी है? 5। इसका मतलब क्या है? कि वुमेन्स की पॉपुलेशन क्या है? ठीक है, वुमेन्स की पॉपुलेशन मेंस की पॉपुलेशन से कम है, तो कंक्लूजन जल्दी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं आप इनको एक साथ रखता, मेंस और वुमेन्स को, ठीक है, एक साथ मैं इनको रखता, तो रॉ फॉर्म में होती, तो रॉ फॉर्म में हमें कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सकता था, जल्दी से हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते थे। तो इनको अब सब, इन सब को एक साथ रखता तो थोड़ा सा क्या हो जाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कंक्लूजन तक पहुंचना। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ताकि उन ग्रुप्स में क्या किया जा सके, डाटा को प्रेजेंट किया जा सके किसी के सामने, और वो उस डाटा को देखकर क्या किया कर सके, कंक्लूजन निकाल सके इन ए सिंपलर वे। फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में, ठीक है, क्या किया जाता है, डाटा को क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टू गेट द कंक्लूजन्स इन अ सिंपलर वे, ताकि हम कंक्लूजन तक पहुंच सके बेहद अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं बेटा कि क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है चीजों की, याद रखिएगा बेटा। अब क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है बेटा, तो इसका मैं आपको पहली चीज यहां पे बता दूं कि इससे होता है क्या है, इससे होता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अभी मैंने आपको बोल दी कि इससे क्या होता है, डाटा जो है हमारा वो सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई होने का मतलब क्या है कि हमारे डाटा को आसान तरीके में हम किसी के सामने रख देते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी आए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़, ठीक है, अनपढ़ हो, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, तो अगर किसी भी चीज को हम प्रेजेंटेशन में जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं उन चीजों को देखकर, या ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं चीजों को, तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो बोल सकता है कि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है डाटा को। तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफाई क्यों किया जाता है डाटा को, ताकि हमारा डाटा जो है वो क्या हो सके, वो सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है, वो आसान हो सके, हमारे कंक्लूजन जो है वो सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। दूसरा यहां पे जो पॉइंट है बेटा वो है यूनिटी। यूनिटी हम क्या कहते हैं कि जब भी हम डाटा को क्या करते हैं बेटा, जब भी डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अब डाटा में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है क्या है, असल में हम कह सकते हैं यूनिटी और यूटिलिटी। ये बात याद रखिए, यूनिटी और यूटिलिटी, यूनिटी और यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सेटिस्फैक्शन। ये बात यहां पे याद रखिएगा, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अब होता क्या है, जब भी आप क्लासिफाई करके रखते हैं चीजों को, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है कि आपको पता चल जाता है कि डाटा को हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, ठीक है। अब इस डाटा को इससे सेटिस्फैक्शन इसलिए मिलती है क्योंकि हमें लगता है कि इन्हें बेस्ट वे रखा गया। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं यहां पे कि जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, आप डिफरेंट आइटम्स को अलग अलग प्लेट्स में रखते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होता है कि जब भी आपके घर में मेहमान आता है, अगर आप उसके सामने ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखते हो तो उसे अच्छा लगता है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। वैसे ही डाटा को पढ़ने वाला जो होता है, ठीक है, जब उसके सामने आप डाटा को क्या करोगे, डाटा को अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखोगे और उसे बोलोगे पढ़ने के लिए, उसे बोलोगे कंक्लूजन निकालने के लिए, तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी नहीं, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन ना मिलने की वजह से क्या होगा कि वो कंक्लूजन तक अच्छी तरह नहीं पहुंच सकता। तो जिसकी वजह से हमने कहा कि क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है, क्या पहला क्या था, पहला था हमारा सिंप्लीफिकेशन, कि हमारा डाटा सिंप्लीफाई हो सके अच्छे तरीके से। दूसरा कि हमारे डाटा पढ़ने वाला जो डाटा है उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो सेटिस्फाई हो जाए, ताकि क्या किया जा सके, ताकि उसे लगे कि नहीं डाटा जो है, डाटा अच्छे वे में क्या किया गया है, डाटा को अच्छे वे में रखा गया है। अब तीसरी बात क्या होती है, डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस
अब देखो डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या है बेटा। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब फिर से एक बार इस वाले केस पे आइए, यहां पे आइए। जब हम बात करते हैं तो यहां पे आपको पता चल गया कि क्या है, डिफरेंस है। जब हम क्लासिफाई करते हैं चीजों को तो चीजों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हमें पता चल जाते हैं, चीजों के अलग अलग डिस्टिंक्टिवनेस, डिफरेंस हमें पता चल जाती है चीजों की कि ये चीज इससे अलग है, ठीक है। अब तक हम पॉपुलेशन की बात करते तो हम पॉपुलेशन में कह सकते थे ऑलमोस्ट कितना है हमारे पास 30 फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है 30। अब 30 हमारी पॉपुलेशन है, इससे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सारे सेम है, पॉपुलेशन है, सारे सेम है। लेकिन अब मैंने इसी पॉपुलेशन को क्या किया, इसी पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा आपके सामने। तो अब आपको आराम से क्या पता चल जाएगा, डिस्टिंक्टिवनेस पता चल जाएगा कि इस 30 में से या जो भी यहां पे जितने भी ये है, इनमें से वुमेन्स इतनी है, मेंस इतनी है, ट्रांसजेंडर्स इतने हैं, ठीक है, एडल्ट्स इतने हैं, चिल्ड्रंस इतने हैं, एम्प्लॉयड इतने हैं और अनएम्प्लॉयड इतने हैं एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें। तो इससे एक चीज पता चल जाती है हमें, वो है डिस्टिंक्टिवनेस, कि जो भी हमारे पास डाटा है इनमें डिफरेंस क्या है, डाटा के बीच में डिफरेंस क्या है। जब हम ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो जब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो तो उन ग्रुप्स की वजह से हमें पता चल जाता है डिस्टिंक्टिवनेस। जैसे एग्जाम्पल आपकी और एक स्कूल्स की एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे स्कूल्स की जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लास 10th को अलग रखा जाता है, क्लास 9th को अलग रखा जाता है, क्लास 8th को अलग रखा जाता है। अब अलग अलग जब रखा गया इनको तो हमें पता चल गया, डिस्टिंक्टिवनेस इनमें पता चल गई। क्या पता चल गया कि ये जो है इसने एक क्लास 10th वाले से कम पढ़ी है, पहली बात ये है, ठीक है। ये जो है ये 10th क्लास के बच्चे से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ऐसे ही 8th वाला इससे छोटा होगा। तो डिस्टिंक्टिवनेस हमें पता चल जाती है किसकी वजह से, क्लासिफिकेशन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है या बहुत बड़ा क्या है, इसका मेरिट है कि क्लासिफिकेशन की वजह से हमें डिस्टिंक्टिवनेस पता चल जाती है, हमें पता चल जाता है डिफरेंस क्या है चीजों में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है बेटा। और एक चीज यहां पे क्या है, कंपेरेबिलिटी। फोर्थ वन जब मैं कहता हूं तो उसे हम कहते हैं कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को। जब आप क्लासिफाई करते हो चीजों को तो आप क्लासिफाई करने के बाद आप चीजों को कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं, अब कंपेयर कीजिए मेंस को वुमेन्स के साथ, क्योंकि मैंने क्लासिफाई करके रखा हुआ है। कंपेयर करने के बाद पता क्या चला कि मेंस ज्यादा है, वुमेन्स कम है। अब कंपैरिजन पता चल गया, इसकी वजह से कंपैरेबिलिटी पता चल जाती है। तो फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है कंपैरेबिलिटी, कि जब हम क्लासिफाई करते हैं डाटा को तो हमें पता चल जाता है कि हम चीजों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपैरेबिलिटी भी है। फिफ्थ वन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा बेटा, इसे हम कह सकते हैं साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट, साइंटिफिक अरेंजमेंट, ठीक है। अब जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, ठीक है, जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो हम साइंटिफिक अरेंजमेंट के जरिए क्या कर सकते हैं, हमें साइंटिफिक अरेंजमेंट का पता चल जाता है। ऐसे ये फिफ्थ वन है इसका, कि साइंटिफिक अरेंजमेंट में हमें क्या किया जाता है, इसे साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है। साइंटिफिक अरेंजमेंट कैसे होता है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल वर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है इसे साइंटिफिक अरेंजमेंट से कहा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है और आपको क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करके रखना पड़ता है चीजों को। तो फोर्थ वन जो हमारे पास, फिफ्थ वन जो हमारे पास है वो है साइंटिफिक अरेंजमेंट, याद रखिएगा। तो सिक्स्थ वन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ये बात याद रखिएगा, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अब होता क्या है इससे, जब भी आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो, एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल मैंने अब तक दी, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। फिर से और एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर से वही एग्जाम्पल दोहराते हैं, किसकी, हमारे मेहमानों की। जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं चीजों को उनके सामने, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके सामने प्लेट्स रखे जाते हैं, डिफरेंट डिशेज रखी जाती हैं। और जहां पे वो डिश बहुत अच्छे अरेंजमेंट से रखी जाए, आप 5 स्टार होटल्स की एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, और ढाबा की एग्जाम्पल ले ले। अब जब आप ढाबे में जाते हो ना तो आपको चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखी जाएंगी आपके सामने, इसीलिए आपका क्या होता है, सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, वहां पे वो अट्रैक्टिव नहीं होते उतना। लेकिन जहां पे आपको अरेंजमेंट के हिसाब से चीजें दिखती हैं, जहां पे आपको क्या दिखता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चीजें, थिंग्स दिखती हैं, जहां पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स दिखती हैं, वहां पे आप क्या आपको क्या लगता है, वो चीज आपको खूबसूरत लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, बार बार उसे देखने का मन करता है, उन चीजों को, उस जगह को देखने का मन करता है। और इफेक्टिव भी होता है, वो एक इफेक्ट भी डालता है आपके 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 माइंड पे, आपके क्या बोलते हैं इसको, थिंकिंग पे वो इफेक्ट डालता है। एग्जाम्पल फिर से लाइब्रेरी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे घर में भी बुक्स होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में भी बुक्स होती हैं, लेकिन लाइब्रेरी में क्या किया जाता है, बुक्स को अरेंज करके रखा जाता है।
लेकिन घर में अगर हम देखें तो घर में हम ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, मेरे जैसे, जो बुक्स को क्या करके रखते हैं, ऐसे ही फैला के रखते हैं जब भी पढ़ते हैं। तो जब आप उस कमरे में भी जाएं और लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो आपको डिफरेंस आराम से पता चल जाएगा कि आपको लाइब्रेरी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। अब अगर अपने ही कमरे में आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बुक्स को ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे तो आपके कमरे में भी अच्छा लगेगा आना। तो जब भी चीज़ों को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, जब भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है तो उससे होता है क्या है, वो क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन की वजह से हमारा डाटा अट्रैक्टिव बन जाता है और साथ में इफेक्टिव भी बन जाता है। अट्रैक्टिव कैसे, ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं जंबलिंग में रखता इन सब चीज़ों को, पॉपुलेशन को मैंने जंबलिंग में रखा था, तो जंबलिंग में होने की वजह से मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता और मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता, इतना पढ़ना है मुझे, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को मुझे देखना है तो बोरिंग लगता। लेकिन क्लासीफाई करके मुझे आराम से पता चल गया और बोरिंग भी नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है कि बॉक्स में रखा गया है, कितना खूबसूरत बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग थिंग्स में रखा गया, अलग अलग बॉक्सेस में रखा गया, अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया, तो ये अट्रैक्टिव बनता है और इफेक्टिव बनता है साथ साथ। तो याद रखिएगा बेटा कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, ठीक है, वाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए होती है। फिर से एक बार देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन, ताकि हमारे डाटा को सिंप्लीफाई किया जा सके, और साथ में यूटिलिटी और यूनिटी, ठीक है, जो चीज़ें हैं यूनिटी में रह सकें और साथ में आपको सेटिस्फेक्शन मिले बहुत ज़्यादा उससे, और साथ में डिस्टिंक्टिवनेस, इसकी वजह से आपको पता चल जाती है कि डिफरेंस क्या है हमारे डाटा के बीच में। फोर्थ वन, कंपेरेबिलिटी, आप चीज़ों को, आप डाटा को कंपेयर कर सकते हैं आराम से, उसके साथ साथ साइंटिफिक अरेंजमेंट, ठीक है, और लास्ट वन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, कि हमारा डाटा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बन जाता है। यहां पे आपका क्लासिफिकेशन जो है, वाई हमें क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए, क्यों हमें डाटा की क्लासिफिकेशन करनी है, वो वाला टॉपिक यहां पे खत्म हो रहा है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं डाटा की, ठीक है। अब बात करें जब कि हम क्लासिफिकेशन हमने की, लेकिन अब पढ़ते हैं बेटा कि जब भी हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं, याद रखिएगा, जब भी हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं, उस डाटा को क्लासिफाई करने के टाइम हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि डाटा को क्लासिफाई करने के टाइम कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें मुझे दिमाग में रखनी है कि डाटा को ये इन चीज़ों से मुझे गुजारना है, ये चीज़ों का ख्याल रखना है मुझे डाटा को क्लासिफाई करते हुए, जिसे हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफाइंग डाटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफाइंग डाटा, याद रखिएगा बेटा। अब जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, मुझे जब मैं डाटा को क्लासिफाई करके रखता हूं, तो डाटा को क्लासिफाई करने के टाइम मुझे पहली चीज क्या दिमाग में रखनी है, पहली चीज मुझे रखनी पड़ती है दिमाग में क्लैरिटी, कि जब भी मैं डाटा को क्या करूं, जब भी मैं डाटा को ऑर्गेनाइज करूं, जब भी मैं डाटा को क्लासिफाई करूं, तो मुझे यह दिमाग में रखना है कि मैं डाटा को क्लासिफाई तो कर रहा हूं, लेकिन वो डाटा क्या होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें जंबलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड्स को मुझे क्या नहीं करना है, मोड्स को मुझे जंबलिंग में नहीं रखना है, डाटा को मुझे जंबलिंग में नहीं रखना है, जो मेरा डाटा होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। तो डाटा को क्लासिफाई करने के टाइम आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि डाटा क्या होनी चाहिए, डाटा में क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरा जो हमारे पास है वो है कंप्रहेंसिवनेस। कंप्रहेंसिवनेस, याद रखिएगा कि जब भी आप डाटा को क्लासिफाई करते हो तो आपको यह दिमाग में रखना है कि डाटा की कंप्रहेंसिवनेस क्या नहीं होनी चाहिए, डाटा की कंप्रहेंसिवनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, डाटा कंप्रहेंसिव रहना चाहिए। अगर मैं क्लासिफाई करता हूं तो मेरी वजह से डाटा पे कोई एडवर्ट इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, तो वो चीज मुझे दिमाग में रखनी है। दूसरा क्या है, कंप्रहेंसिवनेस, यानी डाटा क्या रहना चाहिए, कंप्रहेंसिव रहना चाहिए। थर्ड वन की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो थर्ड वन में याद रखना है आपको होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है बेटा, होमोजेनिटी का मतलब यह है कि यहां पे फिर से एक बार आप देखिए, यह बहुत बार आज यूज होने वाला है हमारे लेक्चर में, इसीलिए इसको यहां पे रहने देते हैं फिलहाल। होमोजेनिटी का मतलब क्या है, होमोजेनिटी का मतलब है सेमनेस, ठीक है। सेमनेस का मतलब क्या है कि जब भी मैं डाटा को क्लासिफाई करता हूं, तो जब मैं यहां पे लिखा हुआ है वुमेन्स 5 है, इसका मतलब कि ये 5 जो है ना, ये वुमेन ही होनी चाहिए, इनके एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, ठीक है। अब जो मेंस से वुमेन्स को अलग करती है चीज, या जो मेंस को वुमेन्स से अलग करती हैं, या वुमेन्स को मेन से अलग करती हैं, ठीक है, तो वो चीजें क्या है, वो चीजें मुझे दिमाग में रखनी है कि हाँ ये है, ये 5 मैंने जो रखी है ये सिर्फ मेन वुमेन्स है यहाँ पे, ये 10 जो है ये सिर्फ मेन है यहाँ पे, ये मुझे याद रखना है। इसका मतलब क्या है, होमोजेनिटी। मुझे देखना है कि जो मैंने ये 5 में जो मैंने वुमेन्स रखी है, दैट मीन्स वुमन 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 वुमन, ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है।
अब इन मुझे पांचों को क्या होने चाहिए, इनमें सेम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जब भी हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो डाटा क्या होना चाहिए, जब भी मैं डाटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट करना चाहिए तो एक ग्रुप जो है उसमें क्या होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, उसमें सेमनेस होनी चाहिए, यानी सेम एट्रीब्यूट्स वाले आइटम्स उसमें होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो थर्ड वन जो है वो है हमारी होमोजेनिटी, ठीक है। फोर्थ वन की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो फोर्थ वन याद रखिएगा बेटा, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी की बात क्या है बेटा यहां पे, कि डाटा सूटेबल किस लिए है, ठीक है। डाटा सूटेबल किस लिए, सूटेबल का मतलब क्या है कि जिस पर्पस के लिए मैं डाटा को रख रहा हूं, ठीक है, जिस पर्पस के लिए मैं डाटा को क्लासिफाई कर रहा हूं, वो पर्पस कम ना हो, उस पर्पस के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, उस पर्पस की कोई भी एक एट्रीब्यूट कम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉपुलेशन सेंसस के लिए क्या कर रहा हूं, कलेक्ट कर रहा हूं डाटा को, तो मुझे याद रखना है कि ये जो मैं डाटा क्लासिफाई कर रहा हूं ये सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन मेरी है ये सूटेबल होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, मेरे पर्पस के रिगार्डिंग। तो फोर्थ वन हमारे पास है सूटेबिलिटी। तो फिफ्थ वन की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो फिफ्थ में याद रखिएगा, फिफ्थ में हमें याद रखना है स्टेबिलिटी। डाटा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए। हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ साथ हम कह सकते हैं रिलायबल भी कह सकते हैं, कि ये ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कि जिसने भी क्लासिफाई किया है डाटा को, इसने बेस्ट वे में क्या किया है, क्लासिफाई किया है हमारे डाटा को। तो फिफ्थ वन जो है वो है हमारी स्टेबिलिटी, ये बात याद रखिएगा। तो ये चार चीजें, और लास्ट में अगर हम बात करें तो सिक्स्थ वन जो हमारे पास है वो है इलास्टिक। इलास्टिक होना चाहिए, ठीक। इलास्टिक का मतलब क्या है बेटा, कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में इतना हमें ख्याल रखना है कि क्लासिफिकेशन में हम कभी भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकें। वैसे क्लासिफाई मुझे करना है कि मैं चेंजेस ला सकूं इस चीज में। चेंजेस कैसे ला सकूं, एग्जांपल मैं आपको स्कूल्स की देता हूं, कि जब भी मैं स्कूल से रिकॉर्ड मांगता हूं, फॉर एग्जांपल हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हमारा है, वो स्कूल से उसका रिकॉर्ड मांग रहा है, ठीक है। अब आप जब डाटा को क्लासिफाई 10th क्लास का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, और 10th क्लास का रिकॉर्ड जिस पेज पे लिखा गया है, ऐसा समझ लीजिए कि वहां पे कितने रोज हैं, 30 रोज हैं टोटल, और स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, स्टूडेंट्स आपके पास 30 है, ठीक है। अब 30 स्टूडेंट्स का आपने लिखा हुआ है इस पेज पे, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा पेज क्या करना होगा, एक्स्ट्रा पेज भी आपको रखना होगा। क्यों रखना होगा बेटा, हो सकता है कि कल जाके एडमिशन हो किसी का, 31 हो जाएंगे। अब 31 हो गए, तो अगर मैंने दूसरे पेज पे 9th का रिकॉर्ड रखा हो, तो उसका मतलब क्या है कि 9th, अब 10th का रिकॉर्ड तो मैं रख नहीं सकता, उस एक का रिकॉर्ड मैं कहां रखूं फिर, ठीक है। इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक मतलब आपको इस वे में क्लासिफाई करना है चीजों को, कि कल जाके अगर चेंज करनी पड़े किसी चीज में, ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर कोई चेंज लानी पड़ी, तो उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इलास्टिक होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये चेंजेबल होती है, एट एनी टाइम ये चेंज की जा सकती है। तो ये हमारे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफाइंग डाटा। हमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखना है कि डाटा को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो फिर फर्स्ट वन क्लैरिटी, जब भी हम डाटा को क्लासिफाई करें तो हमें यह पता होना चाहिए कि डाटा में क्या रखनी है, क्लैरिटी रखनी है। आप जंबलिंग नहीं रख सकते चीजों में, आप ग्रुप्स को क्या नहीं कर सकते, ग्रुप्स को एक के साथ एक जोड़ नहीं सकते, ठीक है। आप क्लियर रखने चाहिए। जैसे बचपन में आपको हमारे बहुत मार पड़ी होगी किस चीज पर, कि आप पेज साफ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि असल में पढ़ने वाला जो है ना, टीचर आपका जो होता था, वो पढ़ नहीं पाता था बेचारा, ठीक है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो आप लिख क्या रहे हो, ठीक है। आपने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है तो उसको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन आंसर है क्या, तो वो आपको मारता था फिर बाद में। तो उससे आप परेशान ना हो कि वो मारते क्यों थे उस टाइम। तो ये बात याद रखिएगा कि उसे असल में होता क्या था, क्लैरिटी नहीं थी उसके पास, उसे पता ही नहीं होता था कि डाटा है क्या, इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग दे रहा है मुझे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम क्लासिफाई करते हैं डाटा को, तो उसमें हमें क्या रखना पड़ता है, क्लैरिटी रखनी पड़ती है। दूसरा होमोजेनिटी, ठीक है, जो भी मैं ग्रुप्स बनाऊं, एक ग्रुप में सिंपलर आइटम्स मुझे रखने हैं और सेम आइटम्स मुझे रखने हैं, ठीक है। थर्ड वन स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी हम कह सकते हैं। कंप्रेहेंसिवनेस होनी चाहिए, सूटेबिलिटी होनी चाहिए और इलास्टिक होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा बेटा। तो क्लासिफिकेशन क्यों हमें करनी चाहिए, क्लासिफिकेशन क्या होती है वो हमने पढ़ा, और क्लासिफिकेशन क्यों हमें करनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन को करते करते हमें कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, वो हमने यहां पे खत्म किया। अब जो क्लासिफिकेशन का अगला टॉपिक है बेटा, वो है कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो डाटा हमारे पास होता है बेटा, उस डाटा को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं। ये बात याद रखिएगा। अब टाइप्स क्यों होते हैं क्लासिफिकेशन के बेटा, जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं ना बेटा, जब भी मैं डाटा को कलेक्ट करता हूं, अब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं। अब पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास जो है, पॉपुलेशन में आप देखोगे कि हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
ऐसी डायरेक्शंस है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये डायरेक्शंस है हमारे पास। अब मैंने पूरी इंडिया की क्या की है, पॉपुलेशन सेंसस बनाई है। अब इस पॉपुलेशन को मैं क्या कर सकता हूं, हो सकता है मैं इसे डायरेक्शंस के हिसाब से क्या करूं, डायरेक्शंस के हिसाब से, या मैं कह सकता हूं कि जियोग्राफी के हिसाब से इसको क्या करूं, जियोग्राफी के हिसाब से इसको क्लासिफाई करूं। तो जब जियोग्राफी के हिसाब से क्लासिफाई करता हूं तो अलग ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, अलग ग्रुप्स बनेंगे। जब मैं क्वालिटीज के हिसाब से कर सकता हूं, ठीक है, मैं क्वांटिटीज के हिसाब से कर सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो हमें यहां पे पढ़ने हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होती है बेटा वो होती है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा, जियोग्राफिकल, और इसे हम कहते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन भी, स्पेशल क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन। अब याद रखिएगा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये वो क्लासिफिकेशन होती है, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच, याद रखिएगा बेटा, द डाटा इज क्लासिफाइड, इन विच द डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी या हम कह सकते हैं लोकेशन, याद रखिएगा। अब जियोग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, जब हम अपने डाटा को अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेशल क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन का टाइप कैसा होता है, वो होता है सर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेशल क्लासिफिकेशन, कि जब हम जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन करें, या क्या कह सकते हैं हम कि लोकेशनली जब हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जब हम चीजों को लोकेशन के हिसाब से या जियोग्राफी के हिसाब से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में, उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये आपको याद रखना है यहां पे कि पहला टाइप जो है वो है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अपने डाटा को अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसे हम टाइम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, यही याद रखिएगा, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये वो क्लासिफिकेशन का टाइप होता है, ठीक है, इन विच द डाटा इज क्लासिफाइड, जिसमें डाटा क्लासिफाई किया जाता है, डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम डाटा को क्लासिफाई करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अब आपका एग्जांपल दे दूं, आपको पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप 2023 की पॉपुलेशन बोले, ठीक है, 2022 की पॉपुलेशन, 2021 की और 2020 की। जब आप इस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं चीजों को कि ये जो पॉपुलेशन है ये 2023 की है, ये जो पॉपुलेशन है ये 2022 की है, ये जो पॉपुलेशन है ये 2021 की है, ये जो पॉपुलेशन है ये 2020 की है, ठीक है। अब जब मैंने अकॉर्डिंग टाइम किया क्लासिफाई चीजों को, इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टाइम क्लासिफिकेशन। सिंपल बात है, जब जियोग्राफी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए तो उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जब टाइम के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं बेटा तीसरी क्लासिफिकेशन की, जो कि है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब देखो बेटा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, अब नाम से ही पता चल रहा है कि क्लासिफिकेशन होगी क्या, ये वो क्लासिफिकेशन का टाइप होता है जिसमें हम डाटा को अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज क्लासिफाई करते हैं। तो याद रखिएगा, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन in which the data is divided, the data is classified, divided into groups according to
क्वालिटीज। अब क्वालिटीज के हिसाब से डाटा को डिवाइड किया जाए, ठीक है। अब क्वालिटीज क्या है, यहां पे देखिए, फिर से इसी वाले पेज पे आइए, इसी वाली चीज पे आइए। क्वालिटी क्या है, ये वुमन है, ये इसकी क्वालिटी है, ये मैन है, ये इसकी क्वालिटी है। अब जब मैं इस हिसाब से क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं ग्रुप्स में, क्लासिफाई करता हूं चीजों को, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आपकी क्वालिटीज के हिसाब से जब आपको डिवाइड करते हो डाटा को क्वालिटीज के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब याद रखिएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है बेटा, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इसके भी अलग अलग दो टाइप्स हैं। एक होती है सिंपल क्लासिफिकेशन, इसमें सिंपल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के टाइप से, याद रखिएगा। सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये बात याद रखिएगा, इसमें सिर्फ वन एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जब आइटम्स में वन एट्रीब्यूट हो और उन्हें क्वालिटीज के हिसाब से डिवाइड किया जाए, उसे हम कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होती है, मोर देन वन एट्रीब्यूट, ये बात याद रखिएगा, मोर देन वन एट्रीब्यूट। जब आपकी क्लासिफिकेशन में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, ठीक है, एक से ज्यादा क्वालिटीज हो आपके आइटम्स में, उसे हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा, तीसरा हमारा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि जब हम डाटा को अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज डिवाइड करते हैं। और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ये बात याद रखिएगा। फोर्थ वन जो हमारे पास है बेटा, जब हम फोर्थ वन की बात करते हैं, तो फोर्थ वन जो हमारे पास वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब नाम से आपको पता चल जाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये वो दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या किया जाता है, दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच the data is divided या data is grouped according to quantity, याद रखिएगा, according to quantity। जब आप डाटा को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो होपफुली आपको चारों जो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आए। पहला क्या था, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर से देखिए, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जब हम चीजों को अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्या करते हैं, क्लासिफाई करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या था, टाइम क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब हम चीजों को अकॉर्डिंग टू टाइम करके रखते हैं, डिवाइड या ग्रुप्स में कन्वर्ट करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं टाइम क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बोला, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। जब आप क्वालिटीज के हिसाब से क्या करते हो, डिवाइड करते हो चीजों को, ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, अलग अलग क्लासिफाई करके रखते हो, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हमने पढ़ा था पहला सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में वन एट्रीब्यूट होता है और इसमें क्या होता है, मोर देन वन, ये याद रखिएगा, मोर देन वन, तो इसे हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, की जब हम चीजों को अकॉर्डिंग टू नंबर्स, याद रखिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी और नंबर्स, ये भी याद रखिएगा कि जब हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं बेटा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेज जो है, या और एक टॉपिक जो है आपकी सेकंड चैप्टर का, वो कंप्लीट हो रहा है। होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया, ठीक है। जिसको अच्छे से समझना हो इसको, तो वो क्रोनोलॉजिकली के हिसाब से सामने सामने पढ़ता हुआ आए, ताकि उसे ऊपर से नीचे तक पूरा चैप्टर समझ में आ सके कि हम अपने पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था वो पूरा इसके साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो होपफुली आप पूरे लेक्चर्स को देखते आएंगे, जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल जो है उबैद ज़रगर उस पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो होपफुली आप इसको अच्छे से फिर से एक बार पढ़ेंगे घर में। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।